So today we will be doing the course BEGE 141 Understanding Prose. Case paper 1 we will be doing, and we would be looking on the important questions, some of the questions that might come, the paper pattern and everything. So today my health is not that good, so I would try to give just a small brief what is there, and rest the guest paper would be available in the Telegram channel as well. Okay, हम लोग देखते हैं क्या है गेस्ट पेपर में. तो थोड़ा हम लोग जूम कर लेते हैं पहले. ओके, तो यहाँ पर क्या है, व्हाट चाइल्डिश प्रैंक्स डिड बर्टन प्ले ऑन द डॉक्टर्स कोचमैन, राइट अ ब्रीफ आंसर. तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो चाइल्डिश प्रैंक्स बर्टन प्ले करता है आपके डॉक्टर्स कोचमैन में, ये आपको बताना है. ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपका जस्ट एक फॉर्मेट है, आप इस चीज़ को देखिए. ओके, और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, एंड इट विल बी ऑल्सो बी अवेलेबल इन द टेलीग्राम चैनल एज वेल. Okay, and previously I have already uploaded some important questions in the YouTube channel as well, that what are the important questions, previous year questions for BEGE 141 course. Okay, the next question is how expository writing deals in definition, explanation or interpretation. So expository writing deals in definition, explanation or interpretation. इसका क्या मतलब है? एक्सपोजिटरी राइटिंग अगर आप पहले बेगला 138 कोर्स में भी पढ़े थे, एक्सपोजिटरी राइटिंग मीन्स टू एक्सपोज और टू इंट्रोड्यूस समथिंग. ओके, जिसमें आप चीज़ को समझाते हैं कि क्या 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 है, एक स्टोरी के बारे में या कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आप बताते हो. ठीक है, इट इंक्लूड्स साइंस, राइटिंग ऑन साइंस, लॉ, फिलोसफी, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड क्रिटिसिज्म. ओके, ये आपका एक्सपोजिटरी राइटिंग के ऊपर में है, और यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है. ओके, फिर है राइट अ नोट ऑन द लाइफ जमाइका किन्सियाड. ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं. ओके, जमाइका किन्सियाड के ऊपर में यहाँ पर बताया गया है. फिर अगर आप देखोगे यहाँ पर कैसे करके आंसर लिखा गया है, तो जब भी आप स्टोरी के बारे में लिखते हो तो यू डू हैव टू मेंशन अबाउट द स्टोरी एज वेल एज द राइटर्स नेम, so that you can get good marks. Okay, plus see some of the definition type of questions which I have already discussed in the previous year question. फिर है identify and analyze the aspects of biography as a literary form. ये आपका क्वेश्चन आया था, बायोग्राफी एज अ लिटरेरी फॉर्म या स्टोरी एज अ लिटरेरी फॉर्म. ठीक है, तो बायोग्राफी के बारे में ये आपको बताना है कि कहाँ से ये लिया गया था, कब ये हुआ था. ठीक है, फिर है आउटलाइन जवाहरलाल नेहरूज लाइफ एंड वर्क्स. ये आपका जस्ट लाइक एक बायोग्राफी टाइप का ही है कि क्या है नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है, उनके लाइफ के बारे में और काम के बारे में आपको बताना है. ठीक है, फिर है हाउ डिस्क्रिप्टिव प्रोज डिस्क्राइब थिंग्स एज दे आर सीन और इमेजिन्ड. डिस्क्रिप्टिव प्रोज भी आप बेगला 138 में पढ़े थे. ओके, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग डिस्क्राइब्स थिंग्स एज दे आर और एज दे अपीयर टू बी. मतलब डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्रिप्शन, कोई चीज़ का डिस्क्राइब करना. ठीक है, इट कैन बी अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन के लिए भी हो सकता है, एक और लैंडस्केप और एन इवेंट. ओके, इन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वी आर एबल टू सी थिंग्स एज दे आर, और वी आर सीन और हर्ड और इमेजिन बाय द डिस्क्राइबर. तो एक पिक्चर क्रिएट किया जाता है फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ प्रोज. ओके, अ नरेटिव टेल्स अस व्हाट हैपेंस और हैपेंड. तो क्या हो रहा है, एक नरेटिव, जैसे नरेटिव टेक्स्ट में होता है वैसे ही, बट यहाँ पर क्या है, डिस्क्रिप्शन से बताया जा रहा है. उसमें आई, यू, दे ये सब नहीं होगा, जस्ट खाली वर्ड्स में बताया जाएगा कि क्या हो रहा है. ठीक है, उसके बाद क्या है कि अ गुड डिस्क्रिप्शन ट्रांसलेट्स, इट डील्स विद मेनली विद इवेंट्स, कोई इवेंट्स हुआ इसके ऊपर डील करता है. अ गुड डिस्क्रिप्शन ट्रांसलेट्स द राइटर्स ऑब्जर्वेशन इनटू विविड डिटेल्स एंड क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ इट्स ओन. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि राइटर्स जो ऑब्जर्वेशन है
उस चीज़ के ऊपर में बताया जा रहा है और एक विविड डिटेल्स के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी दिया गया है इस टाइप ऑफ राइटिंग के लिए। ठीक है, बहुत डिटेल्ड आपका डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, इसीलिए इसको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग बोला जाता है। ओके, फिर है ब्रीफली एक्सप्लेन नरेटिव प्रोज रिक्रिएट्स एन एक्चुअल और इमेजिनरी एक्सपीरियंस और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। और नरेटिव प्रोज क्या है? जब भी आप नरेटिव प्रोज पहले भी पढ़ चुके हैं, ये सब चीज़ आपका टाइप्स ऑफ टेक्स्ट में आप पढ़े थे और फिर आप पढ़ रहे हो कि नरेटिव टेक्स्ट क्या है। एक नरेशन होता है, एक नरेटिव होता है और एक नरेटर होता है। ओके, तो एक पर्टिकुलर जैसे क्या क्या नरेटिव टेक्स्ट में हो सकता है, जैसे ऑटोबायोग्राफीज है। नरेटिव्स कैन डील with facts of fiction. Say suppose autobiographies, biographies, histories are narratives of fact. The short story and novel come under the category of narrative fiction. ठीक है, तो अगर फैक्ट्स के रिलेटेड हुआ तो आपका ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज और हिस्ट्रीज में आपका पता चलेगा, और अगर वो शॉर्ट स्टोरी या नॉवल है तो आपका नरेटिव फिक्शन के कैटेगरी में वो पड़ेगा। ठीक है, जैसे महाभारत अगर आप देखोगे, रामायण एंड द महाभारत आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नरेटिव राइटिंग। ओके, इसके बाद और भी यहाँ पर दिया गया है कि कहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर चार्ल्स डिकेंस का नॉवल ओलिवर ट्विस्ट, इसके बारे में भी एग्जाम्पल दिया गया है। ओके, फिर से ये सेम चीज़ है, हाउ एक्सपोजिटरी राइटिंग डील्स इन डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन। सेम चीज़ आपका फिर से दिया गया है क्वेश्चन कि कैसे करके आप एक्सपोजिटरी में एक्सपोज करते हो या चीज़ को समझाते हो या उसको इंट्रोड्यूस करते हो। फिर है डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड नरेटिव राइटिंग एंड ऑल्सो एनलिस्ट सिमिलैरिटीज़ बिटवीन देम। ठीक है, तो सिमिलैरिटीज़ क्या है? तो डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड नरेटिव राइटिंग, तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ऐसे टाइप का डिफरेंस आया तो इन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग द इंट्रोडक्शन इज ऑल अबाउट सब्जेक्ट टू बी डिस्कस्ड इन योर राइटिंग। आप क्या सब्जेक्ट आप डिस्कस करना चाहते हो वहाँ पर आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में बताया जाता है। द रीडर कैन ईजीली गेस व्हाट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट। रीडर को पहले ही पता होता है कि या गेस कर पाता है कि व्हाट वुड बी द नेक्स्ट। ऑन द अदर हैंड द नरेटिव राइटिंग इज बेस्ड ऑन द सस्पेंस एंड राइटर डज नॉट रिवील द स्टोरी ऑल ऑफ अ सडन। ठीक है, तो यहाँ पर नरेटिव राइटिंग में एक सस्पेंस क्रिएट किया जाता है और एक स्टेप बाय स्टेप उसको समझाया जाता है। ठीक है, यह एक टाइप ऑफ मतलब एक ऑर्डर में बताया जाता है। इन ऑर्डर टू एंड अप द मिस्ट्री द रीडर हैज़ टू गो थ्रू फ्रॉम द पेपर। तो मतलब एकदम स्टार्ट से एंड तक, जैसे पॉइंट ऑफ व्यू आपने पहले भी पढ़ा था, कैसे करके आप कौन से फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से लिख रहे हो या सेकंड पर्सन पर्सपेक्टिव से लिख रहे हो या थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से लिख रहे हो, कौन लिख रहा है और कैसे पर्सपेक्टिव से उसको नरेट किया जा रहा है। फिर है पैराग्राफ स्ट्रक्चर, फिर ओवरऑल टेक्निक एंड स्ट्रक्चर, डिफरेंसेस सिमिलैरिटीज़ बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड नरेटिव राइटिंग। आई विल एक्सप्लेन दिस। तो क्या है, इफ़ यू टॉक अबाउट सिमिलैरिटीज़ बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड नरेटिव राइटिंग देन दे बोथ फॉलो द सेम ऐसे फॉर्मेट। आपका ऑलमोस्ट सेम ऐसे फॉर्मेट में ही वो होता है। इन बोथ descriptive and narrative writing you have to start from an introductory paragraph and ending will be took place with a proper conclusion। तो आपका पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है दोनों में, और दोनों में एक प्रॉपर कंक्लूजन ज़रूरी है। ठीक है, इन द एंड ऑफ द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ यू विल प्लेस अ थीसिस। एक थीसिस आपको देना पड़ेगा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के बाद। इन शॉर्ट अ सेंटेंस एक्सप्लेनिंग द पर्पज़ ऑफ योर ओवरऑल राइटिंग, मतलब थीसिस स्टेटमेंट जिसको बोला जाता है। ओके, thesis, yes, thesis statement you have to put that, or you have to provide a reason, need to explain with a specific incident, person, object and place are important for you, why did you write about it, आप क्यों लिख रहे हो इसके बारे में आपको बताना है। Moreover, this thesis will also explain that you have learned something from things you are talking about। तो आप क्या चीज़ समझाना चाहते हो, क्या चीज़ आपने याद किया है उसके बारे में आप बात करें। इन बोथ डिस्क्रिप्टिव एंड नरेटिव राइटिंग मेक श्योर टू ऐड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन द पैराग्राफ्स टू सपोर्ट योर आइडियाज़। तो आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देना चाहिए पैराग्राफ में, तो आप सपोर्ट कर पाओगे। फिर एक क्या है यहाँ पर BEG 141 गेस्ट पेपर 2, अगर आप देखोगे एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज इन एक्सपोजिटरी प्रोज। तो जैसे फिगरेटिव लैंग्वेज क्या होता है आपका, जैसे
आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोज और पोइट्री में जैसे वर्ड्स यूज़ करते हो, ठीक है, एलिसिट इमोशंस, ठीक है, इससे क्या होता है कि टूल्स ऑफ ट्रेड, एब्स्ट्रैक्ट बिकम्स एब्सोल्यूट, फिगरेटिव और फैलेसी, फेमिलियर इमेज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर आप देखोगे यहाँ पर कि यहाँ पर बहुत सारे इमेजरीज या जैसे फिगर ऑफ स्पीच या मेटाफर देके आप उस चीज़ को बेटर करना चाहते हो, अपने वर्क को एक्सप्लेन करना चाहते हो लिटरेचर में, ठीक है। फिर है हाउ हैज़ द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड बीन सजेस्टेड, ओके, यहाँ पर ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन दिया गया है, आप इसको देख लेना, ठीक है। ये जस्ट एक सैम्पल पेपर है, दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग इन टू डीप थिंग। जब आप क्वेश्चंस देखोगे कि लॉन्ग आंसर्स कैसे करके आपको लिखना होता है, ठीक है, तो गिव अ कंक्लूजन दैट व्हाट यू अंडरस्टैंड अबाउट स्टोरी एंड ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ द राइटर डिस्क्राइब्स इट्स सिचुएशन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि स्टोरी कैसे करके आप क्या अंडरस्टैंड करते हो, और आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा एक राइटर का सिचुएशन के बारे में। तो कोई भी आप ऐसे स्टोरी का ओपन एंडेड क्वेश्चन अगर हुआ तो आप एक स्टोरी के बारे में आप बताना, और वहाँ पर राइटर का भी कंट्रीब्यूशन आपको बताना है, ठीक है। फिर क्या है, व्हाट डज द जुडा वॉटन्स प्रो स्टाइल रिफ्लेक्टेड इन हिज स्टोरी मदर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टोरी मदर में जैसे मदर का कैरेक्टर क्या है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रीवियसली भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए। सिंस आई एम नॉट गेटिंग टाइम टू एक्चुअली गेट थ्रू विथ ऑल दीज एक्सप्लेनेशंस एंड एवरीथिंग, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग थोड़ा क्वेश्चंस को लेके थोड़ा देखिए एंड ट्राई टू सर्च दी आंसर्स, क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। तो जुडा वॉटन्स प्रोज स्टाइल रिफ्लेक्टेड इन हिज स्टोरी मदर, इसके बारे में आपको बताना है, जहाँ पर क्या है, तो देर इज़ अ टच ऑफ ह्यूमर पैथोस इन नेवर फार वे। तो यहाँ पर जैसे विविड बिटर स्वीट क्वालिटी आपका यहाँ पर है, बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पर दिया गया है और इसके ऊपर में बताया गया है, ओके। फिर क्या है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द लाइफ ऑफ द इंग्लिश इन ऑवेल्स बर्मा, ठीक है, इसके बारे में आपके ओन वर्ड्स में द लाइफ ऑफ इंग्लिश इन ओवेल्स बर्मा के बारे में आपको बताना है। तो आपको समरी जानना पड़ेगा जब भी आप ये चीज़ के बारे में आप जान रहे हो, यू हैव टू नो द कॉन्टेक्स्ट वेल, इसीलिए ओन वर्ड्स दिया गया है, देख पा रहे हो आप। इसीलिए मैं ये चीज़ को आपको बताता हूँ कि आप जब रीड करते हो तो यू जस्ट हैव अ लुक 1 or 2 times, you get to know about the summary and then you proceed with your answers. Since I am not that well and I had to manage a lot of things as well, since the workload is a lot these days, so that's why I am just giving you the sample and I am explaining the parts, the main parts of it, how you can do, okay. So this thing would be also available in your Telegram channel. So explain first and second paragraph of the essay on seeing England for the first time in your own word and discuss why Kincaid feels anguished at her plight, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ इन द ऐसे ऐसे करके आपको लिखना है। देखिए क्या कैसे करके क्वेश्चन को बाइफर्केट किया गया है, फर्स्ट पैराग्राफ में कैसे दिया गया है, फिर सेकंड पैराग्राफ में कैसे दिया गया है, इट हैज़ बीन टोल्ड, ओके। एंड क्या है, वाई डू पीपल रीड बायोग्राफी, सो वाई डू पीपल रीड बायोग्राफी, बायोग्राफी क्या है, तो क्लियरली डिफरेंट पर्सन्स वुड हैव डिफरेंट रीजन्स फॉर सिलेक्टिंग specific reading materials. Curiosity about the lives of others may be one reason for reading biographies. However, the function of biography is not only to interest and delight but also to stimulate our sympathy so that our understanding of the human condition is enhanced and our sympathies extended. तो अगर आप देखोगे यहाँ पर बताया गया है कि रीडिंग अ बायोग्राफी कब आपको पढ़ना पड़ेगा, व्हेन वी रीड बायोग्राफी क्रिटिकली मस्ट कीप द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इन माइंड, मतलब क्या क्या चीज़ आपको देखना है, ठीक है। फिर नेम टू फेमस बायोग्राफीज ईच फ्रॉम 18th एंड 20th सेंचुरीज, तो आप एग्जाम्पल्स यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बताया गया है, ओके। अगर आप देखोगे यहाँ पर कि जैसे लिंटन, ऑन द अदर हैंड लिटन क्वीन विक्टोरिया, दो आपका बताया गया है, जैसे लिटन स्ट्रैचीज क्वीन विक्टोरिया जो कि 1922 में एक बायोग्राफी था बेस्ड ऑन रिसर्च, और दूसरा है आपका अर्विन स्टोन्स लस्ट फॉर लाइफ 1959 में, ये आपका फिक्शनल अकाउंट है ऑफ द लाइफ वैन गॉग द फेमस डच पेंटर, ओके। फिर है व्हाट इज़ ऑटोबायोग्राफी, ये दीज बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। नेम सम शॉर्ट
सम फॉर्म्स ऑफ ऑटोबायोग्राफी। तो यहाँ पर क्या है, ऑटोबायोग्राफी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोग्राफिकल लिटरेचर रिटन इन अ सब्जेक्टिव प्रोज। सो सब्जेक्टिव प्रोज में यहाँ पर दिया गया है, एक सब्जेक्ट के ऊपर में दिया गया है, जिसमें आप सब्जेक्टिव, जैसे ऑब्जेक्टिव होता है वैसे सब्जेक्टिव प्रोज है। तो इट इज़ अनफिनिश्ड एज इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ पर्सन हु राइट्स इट हिम और हर सेल्फ। जैसे मैंने बताया ऑटोबायोग्राफी मतलब ही हिमसेल्फ, मतलब खुद लिख रहा है। हु राइट्स इट हिम और हर सेल्फ, इट इज़ यूजुअली रिटन एट अ लेटर स्टेज इन लाइफ, जब बहुत शायद उसके थोड़ा एज हो गया है या कुछ चीज़ के बारे में हिज राइटिंग की मैंने क्या किया था, ठीक है। द इवेंट्स आर रिकलेक्टेड आइदर इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस और एट अ रैंडम मूविंग बैक एंड फोर्थ इन टाइम। हाउएवर ऑल ऑटोग्राफीज आर नॉट रिटन व्हेन द ऑथर इज़ ओल्ड। कभी कभी ओल्ड में ही नहीं लिखा जाता है, कभी कभी यंग में भी दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर बोला गया कि इट इज़ यूजुअली रिटन एट लेटर स्टेज बट नॉट ऑल are written in when one is old. For example, Dom Morris wrote his autobiography entitled My Son's Father when he was only 22. Okay, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि autobiography may appear biased which is justifiable because a personal point of view is being presented। मतलब वो जो personal point of view यहाँ पर दिया गया है। फिर informal autobiography है, फिर फॉर्मल ऑटोबायोग्राफी है। इसके बारे में आपको देखना है कि इनफॉर्मल ऑटोग्राफी में क्या दिया गया है। जैसे इनफॉर्मल बाय ऑटोबायोग्राफीज में मे और मे नॉट बी इंटेंडेड फॉर पब्लिकेशन, जैसे लेटर्स हुआ, डायरीज हुआ, जर्नल्स हुआ, फॉल विद इन दिस कैटेगरी, ठीक है। और फॉर्मल बायोग्राफी में क्या है, जैसे अटेम्प्ट्स टू रिकंस्ट्रक्ट अ लाइफ थ्रू रिकलेक्शन, जैसे आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ हिज और हर ओन सब्जेक्ट दैट इज़ हिमसेल्फ और हर सेल्फ, ठीक है। तो ये आपका ऑटोबायोग्राफी में ये होता है। ओके, फिर है नेक्स्ट, अगर आप देखोगे नेक्स्ट है गेस पेपर 3। ओके, फिर ये क्या बताया जा रहा है, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड सम ऑफ द रसल्स अर्ली चाइल्डहुड मेमोरीज। तो फिर से यहाँ पर चाइल्डहुड है मेमोरीज़ के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। एंड प्लीज़ डू सी ऑटोबायोग्राफीज़ का टाइप, ठीक है, डिफरेंट पोइट्री का फॉर्म एंड ऑटोबायोग्राफी का फॉर्म। मैंने क्वेश्चंस इसके रिलेटेड ऑलरेडी डिस्कस किया है। ओके, वाई इज़ एनी थैंकफुल टू गॉड। ओके, तो यहाँ पर आप जब भी लिख रहे हो व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद दिस काइंड ऑफ थिंग, प्लीज़ डू राइट द स्टोरी एंड द राइटर्स नेम। आई एम टेलिंग यू ऑल, बिकॉज 20 मार्क्स के जब भी आप लिख रहे हो ये गलती आप मत करना कि आप कहाँ से ले रहे हो और कौन से कॉन्टेक्स्ट से ले रहे हो। ब्रीफली एक्सप्लेन इन द इंट्रोडक्शन दैट वेयर यू आर टेकिंग इट फ्रॉम। व्हाट इज़ मार्गरेट लॉरेंसेस नेशनलिटी। मार्गरेट लॉरेंसेस का क्या नेशनलिटी है, कहाँ से वो बिलोंग करती थी, इसके बारे में आपको बताना है। ओके, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ लॉरेंसेस स्पीच। ओके, यहाँ पर क्या मेन फीचर्स ऑफ लॉरेंसेस स्पीच क्या है, जैसे कन्वर्सेशनल टोन हुआ, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशंस हुआ, फिर अ फोर्सफुल स्टाइल हुआ, विदाउट टेकिंग कोर्स ऑफ टू एनी रिटोरिकल डिवाइसेस लॉरेंस सक्सीड्स इन डिलीवरिंग अ पावरफुल स्पीच। वो कोई रिटोरिकल डिवाइसेस यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब रिटोरिकल डिवाइसेस एक form of persuasion या to interest to read to make the readers interest or to grab the readers interest, ये यूज़ किया जाता है, ठीक है, rhetorical devices और figure of speech ये सब चीज़ में, ठीक है। फिर है यूज़ ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस। तो पैथोस क्या था आप देखिएगा कि क्या आप पहले भी पढ़े होंगे कि पर्सपेसिव ऐसे में जैसे होता था वैसे ही पैथोस आपका यूज़ होता है। तो इट इज़ लाइक अगर आप देखोगे एथोस, लोगोस और पैथोस, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स अरिस्टोटल का जो था, इसके बारे में आपको जानना है। फिर है नेम अ चाइनीज़ ट्रैवलर हु केम टू इंडिया। ओके, फिर है अप्रिशिएट द आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ राइटिंग अ डायरी। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक अ डायरी लाइक एन ऑटोबायोग्राफी और मेमोइड। जब भी आपका डेफिनेशन टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन है, प्लीज़ डू सी इट लाइक ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, डायरी, प्लीज़ डू सी इट अगेन। Okay, so a diary like an autobiography or a memoir। memoir मतलब कोई चीज़ का इन मेमोरी में आप लिखते हो तो memoir होता है, ठीक है। आप कोई चीज़ में आप मेमोरी के बारे में आप बताते हो तो belongs to the autobiographical genre of writing। It is a literary form in which the writer maintains a regularly kept record of his or her own life and thoughts, ठीक है। तो डायरी की तरह ही आपका अगर देखिएगा तो ये आपका
थॉट्स के बारे में बताया जाता है। एज अ जॉनरा इट हैज़ बीन प्रैक्टिस फॉर ओवर 500 ईयर्स, आपका 500 ईयर्स से ये प्रैक्टिस किया जा रहा है। द नेम डायरी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड डाइज मीनिंग डेज विच मेक्स क्लियर द डे टू डे नेचर ऑफ द राइटिंग, मतलब आप अपने डे टू डे नेचर ऑफ राइटिंग को आप अपडेट कर रहे हो। In a diary, to avoid the monotony of a monologue, the writer often invents a fictional addressee, a recipient of the words that are created. ठीक है, तो एक fictional addressee जैसे the phrase dear diary or as Anne Frank's christening of her diary Kitty। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख पा रहे हो कि आप ऐसे करके बोल रहे हो जैसे डायरी आपका सुन रहा है। ठीक है, एज इफ लाइक अ फ्रेंड, ओके, टू अंडरस्टैंड। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर डायरी के ऊपर में ज़्यादातर राइटर्स जब भी डायरी को लिखते हैं तो ये दे शेयर द थॉट्स विद द डायरी। ओके, सो दैट इज़ द थिंग, एक डे टू डे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को दिया जाता है। एंड वो आपका क्या होता है कि आपका डे टू डे क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स के बारे में थॉट्स, होप्स एंड इमोशंस ऑफ द डायरिस्ट विच आर ऑफन इंटेंसली पर्सनल एंड प्राइवेट, जो शायद वो किसी दूसरे इंसान को शायद ना शेयर कर पाए। आप लोग भी डायरी शायद लिखते होंगे, and the purpose of the diary writing is to share something without getting judged or without being said or judged about something. At its purest, diary writing is a form of self-reflection, a therapeutic meditation of one's life, not intended for public eyes. जैसे आप देखते हो कुछ राइटर्स ये बिलीव करते हैं कि सारा चीज़ आपका दूसरे को जानने के लिए नहीं होता है, वो आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन के ऊपर में है कि व्हाट आर माय थॉट्स एंड व्हाट आई एम डूइंग। ठीक है, क्या मैंने फेस किया, क्या अच्छा था, क्या बुरा था। थर्स द डायरीज हेल्प इंडिविजुअल्स एज इन केस ऑफ एनी फ्रैंक टू कोप अप विद द स्ट्रेस एंड ट्रॉमा इन देयर लाइव्स। बहुत सारे लोगों का स्ट्रेस और ट्रॉमा होता है, एंड एज आई टोल्ड यू द डायरी इज जस्ट लाइक अ फ्रेंड who helps you to you all to vent over the thoughts। and ये मैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि not all people share the diary is really a personal thing, that form of diary thing। okay, yet diaries are also intended for posterity and have future readership in mind। कोई डायरीज आपका पब्लिश हो भी जाता है, बट मोस्टली इट इज़ ऑफ टू फॉर द पर्सनल यूज़। Writers like Jonathan Swift and Samuel Pepys have used the diary form not only to comment upon the lives but also as a means of describing and critically analyzing the society, culture and politics of the times। तो यहाँ पर क्या है कि जॉनथन स्विफ्ट और सैमुअल पेप्स ने क्या किया कि वो चीज़ को दूसरे लोगों का कमेंट ऑफ लाइव्स और जो मीन्स ऑफ क्रिटिकली एनालाइजिंग द सोसाइटी, कल्चर एंड पॉलिटिक्स, इसके बारे में ये बताया। ओके, ये आपका लिटरेरी और नॉन लिटरेरी एज द पब्लिक और एंड प्राइवेट दोनों होता है। ठीक है, फिर है व्हाट वेयर ऑल द ज्यूज फोर्स टू वेयर इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन जर्मन्स। तो यहाँ पर दिया गया है, ये आप देख लीजिएगा। मैंने सिर्फ जो डेफिनेशन रिलेटेड था उसी के मैंने बताया। यू हैव टू रीड द समरी ऑफ इट एंड यू हैव टू गिव द बिगिनिंग with a proper introduction mentioning the story or the passage or the work that you are writing on and the writer's name। What thing made Miss Van Dan to cry during the night? okay, इसके बारे में आपको बताना है। and this might be the last question, which place did Gestapo send the Jews in the cattle trucks? okay, तो that is it for today since I am not well and I wish कि आप लोग ये चीज़ को थोड़ा अच्छे से रीड कीजिए। मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके लिए प्रीवियस 5 ईयर सेशन के बारे में मैंने डिस्कस किया है। ऑल्दो मैंने और एक चीज़ भी मैंने रिसेंटली अपलोड किया था यूट्यूब में, दैट इज़ ऑफ important questions related to BEGE 141 course। Please look through the definitions of biography and different types of short story forms and prose forms and everything, and do have a look on those questions as well, which I have already uploaded in the channel। Thank you so much, take care, and I wish you all the very best for this examination।